Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 6.6 ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड रूट्स, आंतरिक और बाहरी मार्ग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पोस्ट मौर्यन पीरियड वॉज द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। अब देखिए, मौर्यन काल के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखी गई वो थी इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स। आंतरिक तथा बाहर से व्यवसाय व्यापार के क्षेत्र में बहुत प्रगति रही। ओके, आगे देखिए क्या बोल रहा है। देयर वर टू मेजर इंटरनल लैंड रूट्स इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में दो मुख्य आंतरिक मार्ग माने जाते हैं, ठीक है, जो कि इंटरनल लैंड रूट था, जो ज़मीनी रास्ते से व्यापार होता था। फर्स्ट नोन एज उत्तरपथ कनेक्टेड नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया with the northwestern fringe, that is present day Pakistan and further beyond, and the second known as Dakshin Path connected the peninsular India with the western and northern part of India. अब ये जो दो मार्ग थे उनमें से जो पहला था वो था उत्तर पथ, ठीक है, जो कि उत्तर और पूर्वी भाग भारत के उत्तर पूर्वी भाग को उत्तर पश्चिमी जो सीमाएं थे उनसे जोड़ता था, जो कि आज पाकिस्तान और उससे आगे की ज़मीन है, ठीक है। और जो दूसरा था वो था दक्षिण पथ, जो कि पेनिनसुलर इंडिया भारतीय प्रायद्वीप को पश्चिम से उत्तरी हिस्सों तक जोड़ता था। इसको आप इस तरह से भी पूरा एक बार में सुनिए। प्राचीन भारत के दो मुख्य आंतरिक मार्ग माने जाते हैं। पहला उत्तर पथ, जो भारत को उत्तरी तथा पूर्वी हिस्सों को उत्तर पश्चिमी सीमाओं से जोड़ता था, अर्थात वर्तमान में पाकिस्तान तथा उससे आगे का क्षेत्र। दूसरा दक्षिण पथ, जो भारतीय प्रायद्वीप को पश्चिमी तथा उत्तरी हिस्सा से जोड़ता था। आगे देखिए। द दक्षिण पथ वॉज द मेजर रूट दैट कनेक्टेड नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। उत्तर तथा दक्षिण भारत को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग था दक्षिण पथ। इट स्टार्टेड फ्रॉम कौशाम्बी नियर इलाहाबाद एंड रनिंग थ्रू उज्जैनी, मॉडर्न उज्जैन, extended further up to Brigakach or Broch, an important port on the western coast. यह इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी से प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, तथा आधुनिक उज्जैनी से होता हुआ पश्चिम तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह भृगुकच या भरौच तक पहुंचता है। द दक्षिण पथ वॉज फर्दर कनेक्टेड विथ परिष्ठान, मॉडर्न पैठान, द कैपिटल ऑफ सतवंश। दक्षिण पथ आगे जाकर प्रतिष्ठान, आज जिसको पैठान कहा जाता है, वहां तक था, जो कि सातवाहन साम्राज्य की राजधानी थी। आगे देखिए, आगे बोल रहा है as external trade routes after the discovery of monsoon by Hephaestus, Greek navigator, in 45 AD, more and more sea voyages were used for trading purposes. अब देखिए, एक्सटर्नल ट्रेड रूट्स के लिए बाहर से व्यापार के रास्तों की बात अगर करें तो हम पाएंगे कि 45 ईस्वी में एक यूनानी समुद्री यात्री हिप्पटस द्वारा मॉनसून की खोज हुई थी, और उसके बाद व्यापार के उद्देश्य के लिए बहुत सारे समुद्री
मार्ग मिले और समुद्री यात्राएं प्रारंभ हो गईं। Important ports of India on the west coast were from now north to south direction Bharukach, Sopada, Kalyana, Muziris, etc. Ships from these ports sailed to the Roman Empire through the Red Sea. अब देखिए, बोल रहा है कि भारत के पश्चिम तट पर जो वेस्टर्न कोस्ट है, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण मुखी, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है, उसके प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? भरुकश, सोपाड़ा, कल्याण, म्यूजिरिस इत्यादि। अब ये जो बंदरगाह हैं, इन बंदरगाह से मालवाहक जहाज लाल सागर द्वारा रोम साम्राज्य में जाते थे। ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशिया वॉज कंडक्टेड थ्रू द सीज। अब देखिए, जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसके साथ व्यापार समुद्री मार्ग से होता था। प्रोमिनेंट पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वर ताम्रलिप्ति, वेस्ट बंगाल, अरिकमेडू, तमिलनाडु कोस्ट, etc. Sea trade was also conducted between Bharukach and the ports of Southeast Asia. भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में थे ताम्रलिप्ति, जो पश्चिम बंगाल में, अरिकमेडू तमिलनाडु के समुद्री तट पर ये थे। फिर दक्षिण पूर्वी एशिया के जो बंदरगाह थे और भरुकश के बीच में समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। आगे देखिए, नेक्स्ट है ट्रेड विथ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, पश्चिम तथा मध्य एशिया के साथ व्यापार। An important feature of the commercial activities in the post-Mauryan period was the thriving trade between the Indian and the West, when the Roman Empire was at its height. अब देखिए, पोस्ट मौर्यन पीरियड, जब मौर्य काल समाप्त हो गया था, उसके बाद जो व्यावसायिक गतिविधियां थी उनकी प्रमुख विशेषता में भारत तथा पश्चिम के साथ होने वाला व्यापार था, या हम कह सकते हैं जब रोमन साम्राज्य अपने चरम सीमा में था। Initially, this trade was carried out through land, but owing to frequent obstructions created by the Persians, who ruled the areas through which these trade routes passed, the focus was shifted to sea routes. अब देखिए, पहले क्या होता था, प्रारंभ में यह जो व्यापार है यह ज़मीन से होता था, ज़मीनी रास्ते से होता था, भूमि के माध्यम से होता था, किंतु इस मार्ग में बहुत सारी परेशानियां आती थी और ये परेशानियां करते थे पर्शियंस, पारसियों द्वारा, क्योंकि जो रास्ते से यह व्यवसाय यह व्यापार होता था उस रास्ते का जो मालिक थे वो पर्शियंस थे, पारसी थे। इसलिए समस्याओं के मद्देनज़र समुद्र रास्ता खोजा गया, समुद्री मार्ग से व्यापार करना प्रारंभ किया गया। नाउ शिप could move directly from Indian ports to the port on Red Sea and Persian Gulf. अब जो मालवाहक पोत भारतीय तटों से सीधे लाल सागर तथा फारस की खाड़ी, पर्शियन सागर होते हुए जा सकते थे और व्यापार इस माध्यम से होने लगा। The best account of Indo-Roman trade is given in the book called Periplus of the Erythraean Sea, which was written in the 1st century AD by an anonymous author. प्रथम ईस्वी में एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेयन सी में भारत रोम व्यापार का सर्वश्रेष्ठ विवरण प्राप्त होता है। Main requirements of the Romans were the Indian products such as spices, perfumes, jewels, ivory and fine textiles, that is muslin. भारत से रोमवासी जो थे उनके द्वारा जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है,
जो चीज़ें रोमवासी भारत से चाहते थे वे थे भारत के मसाले, इसके परफ्यूम, इत्र, ज्वेलरीज, रत्न, हाथी के दांत और इसके बहुत बढ़िया किस्म के वस्त्र जैसे मसलिन। Spices exported from India to the Roman Empire included pepper, also called Yavanpriya, perhaps because of its popularity among Romans. अब जो भारत से रोमन साम्राज्य को जो मसाले एक्सपोर्ट होते थे, भारत से निर्यात किए जाते थे, उनमें काली मिर्च भी शामिल थी जिसे यवन प्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि रोम वासियों में यह बहुत ही लोकप्रिय था। द स्पाइसेस ट्रेड विद द रोमन एम्पायर वॉज लार्जली बेस्ड इन साउथ इंडिया। अब यह जो मसालों का व्यापार था, यह रोमन साम्राज्य के साथ भारतीय मसालों का व्यापार मुख्यतः दक्षिण भारत में होता था। रोमन्स ऑल्सो इम्पोर्टेड several precious and semi-precious stones like diamond, carnelian, turquoise, agate, sapphire, etc. besides pearls, indigo, sandalwood and steel, etc. रोमवासी भारत से कई बहुमूल्य तथा आंशिक कम दुर्लभ रत्नों को भी आयात करते थे। भारत से वो लोग लेते थे। ये थे हीरे, फिरोज़ा, नीलम, गोमेद तथा मोती, नील, चंदन की लकड़ी तथा इस्पात। ये सब चीज़ें भी भारत से रोम भेजी जाती थी। आगे देखिए, आगे बोल रहा है अगेंस्ट दिस इम्पोर्ट रोमन्स एक्सपोर्टेड गोल्ड एंड सिल्वर टू इंडिया। अब ये जो रोम हम लोग से सामान लेता था, इसके बदले, इस आयात के बदले रोमवासी भारत को सोना और चांदी देते थे, स्वर्ण और चांदी देते थे। इट इज़ प्रूव्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रोमन कॉइन्स ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी एडी फाउंड इन द सब कॉन्टिनेंट। अब इसका सबूत हम लोग को प्रथम सदी के में महाद्वीप जो था, सब कॉन्टिनेंट था, उसमें बहुत सारे रोमन सिक्के मिले हैं हम लोग को खुदाई में। This indicates an enormous drain of gold from the Roman Empire towards India. अब देखिए, इससे जो रोम साम्राज्य है, रोम साम्राज्य का भारत के साथ सोने के अत्यधिक निर्यात का संकेत मिलता है। तो ये समझ आता है कि भारत बहुत ज़्यादा सोना रोम से मंगवाता था। Other important items of export from the Roman Empire include wine, which is indicated by wine amphorae, and shards of Roman ware found in significant numbers at Arikamedu in South India. Besides, the Western traders also brought tin, lead, coral and slave girls. अब देखिए, सोना चांदी तो आता ही था। अब जो रोम साम्राज्य है, वहाँ से जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें आती थी वो थी वाइन, अंगूर से बनी हुई शराब, जिसका प्रमाण, जिसका सबूत दक्षिण भारत के अराइकमेडू में बहुत मात्रा में पाए गए अंगूर की शराब के पात्रों से मिलता है, रोमन लिपि की कतरनों से मिलता है। साथ ही साथ जो वेस्टर्न ट्रेडर्स थे वो क्या लिए थे? टिन, लीड, कोरल, टिन, शीशा, मूंगा और स्लेव गर्ल्स, दासी लड़कियां भी यहाँ से निर्यात हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। तो आइए हम लोग हस्तशिल्प तथा उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। क्राफ्ट प्रोडक्शन स्टार्टेड ग्रोइंग इन दिस पीरियड विथ ट्रिमेंडस इम्पटस as trade and commerce, both internal and foreign, was dependent to a great extent on the craft activities. अब देखिए, इस काल में हस्तशिल्प का उत्पादन असाधारण गति से हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि आंतरिक और विदेशी दोनों ही प्रकार के व्यवसाय तथा व्यापार बहुत हद तक हस्तशिल्प गतिविधियों पर आधारित थे। द टेक्स्ट कॉल्ड Milindapanho
mentions 75 occupation of which ये 75 नहीं 750 होगा, 60 were associated with crafts. मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में 750 व्यवसाय का उल्लेख किया गया है, जिनमें से 60 हस्तशिल्प पर आधारित है. The level of specialization was very high and there were separate artisans working in gold, silver, precious stones, etc. अब देखिए, स्पेशलाइजेशन जो था, कुशलता का स्तर बहुत ही ऊंचा हो गया था तथा सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों की कारीगरी होती थी. उज्जैन वॉज अ प्रोमिनेंट बीड मेकिंग सेंटर. उज्जैन माला उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, मोती की माला. टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज अनदर प्रोमिनेंट इंडस्ट्री. वस्त्र उद्योग अन्य प्रमुख उद्योग था. मथुरा एंड वंग, ईस्ट बंगाल, वर फेमस फॉर वैरायटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल. अब देखिए, बोल रहा है कि वस्त्र उद्योग तो होता ही था, सूती तथा रेशम के वस्त्रों के प्रकार के लिए मथुरा और वंग पूर्वी बंगाल प्रसिद्ध थे. द डिस्कवरी ऑफ सम डाइंग वैट्स at some sites in South India indicates that dyeing was a thriving craft in the area during this period. दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर प्राप्त रंगों की टिकियां मिली हैं. इससे यह संकेत मिलता है कि इस काल में उस क्षेत्र में रंगाई होने लगी थी. The artisans in this period touched new heights and prosperity, and there are numerous inscriptions which refer to the donation made by artisans to monasteries. इस काल में जो शिल्पियाँ थे, इस काल में शिल्पियों में संपन्नता की नई ऊंचाइयाँ को छू लिया था तथा बहुत से प्राप्त अभिलेख में यह भी संकेत मिलता है कि शिल्पियों ने धार्मिक मठों को भी अनुदान दिया. नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे वो है गिल्ड्स. तो आइए अब हम लोग गिल्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं कारीगरों का संघ श्रेणी. द कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप्स नोन एज श्रेणी और गिल्ड्स अंडर द हेड कॉल्ड श्रेष्ठी. अब देखिए, जो व्यापारियों का समूह था, ये समुदाय एक समूह के रूप में संगठित था, जिसे श्रेणी कहा जाता था तथा श्रेष्ठी जिसका अध्यक्ष होता था. अनदर टाइप ऑफ मर्केंटाइल ग्रुप वॉज कॉल्ड सार्थ, विच सिग्निफाइड मोबाइल और कारवां ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंटर रीजनल ट्रेडर्स. ठीक है, बोल रहा है अन्य प्रकार का व्यावसायिक समूह सार्थ कहलाता था, जो अंतर क्षेत्रीय व्यवसाय के घुमंतु या कारवा प्रकार के व्यवसाय को कहता था. द लीडर ऑफ सच अ गिल्ड वॉज कॉल्ड सार्थवा. अब यह जो संगठन था जो घूम घूम के व्यवसाय करता था, इस संगठन का अध्यक्ष सार्थव के नाम से जाना जाता था. लाइक मर्चेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल क्राफ्ट वोकेशंस वर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड्स, ईच अंडर अ हेडमैन कॉल्ड जेट्स्ट. अब देखिए, इन व्यापारियों की तरह सभी हस्तशिल्पी समूह भी संघ के रूप में संगठित थे तथा ज्येष्ठ उनका प्रधान होता था. These included weavers, corn dealers, bamboo workers, oil manufacturers, potters, etc. अब इनमें बुनकर, फिर अनाज व्यवसायी, बांस के तेल उत्पादक, बांस जो बनाते थे वो, फिर तेल उत्पादक, फिर कुम्हार जो मिट्टी के सामान बनाते थे वो शामिल थे. The guilds were basically association of merchants and craftsmen following the same profession or dealing in the same commodity. अब देखिए, बोल रहा है कि मुख्य रूप से ये जो संघ होते थे, इनमें वे व्यापारी या शिल्पियों का संगठन होता था जो या तो एक ही व्यवसाय में थे या कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते थे.
they elected their head and framed their own rules regarding price and quality etc. to regulate their business on the basis of mutual goodwill. अब वे अपने प्रमुख का चुनाव खुद करते थे और अपने नियम परंपरा को खुद बनाते थे. ठीक है, तो वे अपने प्रमुख का चुनाव खुद करते थे तथा पारंपरिक सद्भाव के आधार पर अपने व्यवसाय को नियंत्रण करने के लिए मूल्य तथा गुणवत्ता से संबंधित नियमों का निर्माण भी स्वयं करते थे, खुद करते थे. They also served as banks and received deposits from the public on a fixed rate of interest. अब ये बैंक की तरह भी काम करते थे, एक निश्चित ब्याज दर पर ये जनता से पैसा लेते थे. ठीक है, डिपॉजिट लेते थे, अमानत के रूप में उसको रखते थे. तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ तक काफ़ी विकास हुआ और काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली. अब इसका नेक्स्ट आप वीडियो देखिए, उसमें आपको पोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट से संबंधित और भी काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी.